गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आइए हम जो है आप लोग के एनसीईआरटी का अध्याय 5 में हम जो पृष्ठ रसायन का अध्ययन कर रहे थे, तो पृष्ठ रसायन का क्लास 10 तक हम जो है वीडियो अपलोड किए थे और आज जो है क्लास 11 है। तो क्लास 11 हम आज से चालू कर रहे हैं। तो आप लोग जो है क्लास 1 के लेके क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं, वीडियो अपलोड है। क्लास 11 में है द्रव रागी सॉल का स्कंदन। स्कंदन का मतलब होना जम जाना, बैठ जाना। तो द्रव रागी सॉल का स्कंदन, ठीक है। देखिए, द्रव रागी सॉल के स्थायित्व के लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। अगर आपको मन है कि द्रव रागी सॉल अस्थायी रहे, इसमें जो है ये जमे नहीं, तो इसके लिए 2 कारण हैं। उसके लिए 2 कारण उत्तरदायी होते हैं। ये 2 कारक हैं कोलॉइडी कणों पर आवेश एवं उनका विलयोजन, विलायक योजन। विलायक योजन का मतलब उसमें जल विलायक की मात्रा कितना है और कोलॉइड के कण पे आवेश क्या है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। जब ये दोनों कारक हटा दिए जाते हैं तो द्रवरागी सॉल को स्कंदित किया जा सकता है। अगर द्रवरागी सॉल में जो आवेश है उस आवेश को हटा लिया जाए और उसमें विलायक को हटा लिया जाए, तो ये दोनों कारक को हटा लेने पर द्रवरागी सॉल को स्कंदित मतलब जमाया जा सकता है, उसको आसानी से जमाया जा सकता है। अब देखिए, वैद्युत अपघट्ट मिलाकर, अगर आप वैद्युत अपघट्ट अगर मिलाइएगा तो जल्दी स्कंदित हो जाएगा। और उपयुक्त विलायक मिलाकर या कोई उपयुक्त विलायक मिला दीजिए, वो भी उसको क्या करे, स्कंदित कर देगा। जब द्रव रागी सॉल में अल्कोहल एवं एसीटोन जैसे विलायक मिलाए जाते हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्जलीकरण हो जाता है। इस परिस्थिति में वैद्युत अपघट्ट की कम मात्रा से भी स्कंदन हो जाता है। कहने का मतलब है कि द्रव रागी सॉल हो, उस द्रव रागी सॉल में अल्कोहल और एसीटोन मिला दीजिए, तो अल्कोहल और एसीटोन आपस में अभिक्रिया कर देगा। उसमें जो जल होगा उस जल का निर्जली, उसको जल को जो है वाष्प के रूप में बाहर निकाल देगा। जब विलायक कम जाएगा तो उसमें वैद्युत अपघट्ट की कम मात्रा में भी उसको आसानी से स्कंदन, कहने का मतलब उसको जो जमाया जा सकता है। तो ये जो है द्रवरागी सॉल का स्कंदन। अगला है कोलॉइडों का रक्षण। आखिर कोलॉइड को कोलॉइड के रूप में ही कैसे रखा जाए, आखिर कोलॉइड को कोलॉइड के रूप में कैसे रखा जाए, इसी को हम कहते हैं कोलॉइडों का रक्षण। तो देखिए, द्रवरागी सॉल द्रव विरागी सॉल की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। कहने का मतलब द्रवरागी जो सॉल होते हैं उसका स्थायी ज़्यादा होता है और द्रव विरागी सॉल का स्थायी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कि द्रव रागी सॉल और द्रव विरागी सॉल में कौन ज़्यादा स्थायी, तो द्रव रागी सॉल का स्थायी ज़्यादा होता है, द्रव विरागी सॉल का स्थायी कम होता है। द्रव रागी कोलॉइडों में द्रव विरागी कोलॉइडों के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। कहने का मतलब है द्रव रागी कोलॉइड में द्रव विरागी कोलॉइडों के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। मतलब द्रव रागी में एक ऐसा गुण होता है जो अपने आप के अस्थायी को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। अद्वितीय गुण, जो गुण द्रव विरागी कोलॉइड में नहीं पाया जाता है। जब द्रव रागी सॉल को द्रव विरागी सॉल में मिलाया जाता है, कहने का मतलब द्रव रागी सॉल को द्रव विरागी, मतलब ये द्रव विरागी है, उसमें द्रव रागी को हम क्या करेंगे, मिलाया जाता है। तो द्रव रागी कण द्रव विरागी कणों के चारों तरफ एक परत बना लेते हैं एवं इस प्रकार वे
उसकी वैद्युत अपघट्ट से रक्षा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त द्रव रागी कोलोइड रक्षी कोलोइड कहलाता है। कहने का मतलब आपके हाथ में जो है द्रव विरागी कोलोइड है, उसमें द्रव रागी कोलोइड को मिला दीजिए। जैसे ही मिलाइएगा तो द्रव विरागी कोलोइड, ये हाथ वाला द्रव विरागी कोलोइड के चारों तरफ जो है वह द्रव रागी कोलोइड का एक परत बन जाता है और परत बनाकर उसके वैद्युत अपघट्ट की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त, इस विधि के लिए प्रयुक्त द्रव रागी कोलोइड को रक्षी कोलोइड कहा जाता है। मतलब आप देखिए यहाँ पे द्रव रागी कोलोइड को रक्षी कोलोइड कहा है, क्योंकि द्रव रागी कोलोइड जो है वह द्रव विरागी कोलोइड की रक्षा करता है, न कि द्रव विरागी। द्रव रागी कोलोइड द्रव विरागी कोलोइड की रक्षा करता है। अब आइए स्टूडेंट, अब हम जो है इमल्शन पायस के बारे में स्टडी करते हैं। तो आखिर इमल्शन क्या है? दूध जो है एक इमल्शन का उदाहरण है। उसके बाद आप जो मक्खन है, क्रीम है, ये सब क्या है, गोंद है, ये सब इमल्शन के ही क्या है, उदाहरण है। तो इमल्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये द्रव कोलोइडी निकाय है। कहने का मतलब है इमल्शन में एक द्रव किसी दूसरे द्रव में मिलकर इमल्शन का निर्माण, मतलब दोनों विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। अर्थात इसमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। मतलब एक द्रव के छोटे कण दूसरे द्रव के छोटे कणों के साथ मिलकर इमल्शन का निर्माण करते हैं। जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपकृष्ट परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्शन पायस कहते हैं। कहने का मतलब है जब दो अमिश्रणीय, दो ऐसा द्रव जो आपस में मिलता नहीं मिलता, इसीलिए इसका नाम अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय, कुछ मिल जाए कुछ नहीं मिले, तब जब उसको हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव के अपकृष्ट परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्शन कहते हैं। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। तेल का जल में परिक्षेपण, कहने का मतलब तेल का जल, मतलब जल है और जल में तेल को डालिए तो कभी भी तेल और जल आपस में मिलता नहीं है, मतलब ये अमिश्रणीय है। तो तेल का जल में परिक्षेपण, मतलब इसको O/W प्रकार, O फॉर ऑयल, W फॉर वाटर, O/W प्रकार। उदाहरण दूध एवं वेनिशिंग क्रीम। दूध एक प्रकार का जो है, दूध में द्रव में जो वसा क्या है, तेल है, तो जल में वसा है, मतलब दूध जो है मतलब तेल का जल में परिक्षेपण का उदाहरण है। और वेनिशिंग क्रीम जो आइसक्रीम वगैरह में यूज किया था वो भी जो है तेल का जल में परिक्षेपण है। जल का तेल में परिक्षेपण मतलब तेल में जल को डाला जाए, तेल में जल को डाला जाए, ठीक है, मतलब W/O प्रकार। उदाहरण मक्खन एवं क्रीम। आप देखिए मक्खन जो है, मक्खन क्या है, एक दूध से निकाला गया है, तो दूध के निकाला गया मक्खन जो एक प्रकार का ऑयल है, तेल है, और उसको पानी में हल्का फुल्का पानी होता है, पानी वहाँ पे मिला होता है, जबकि वहाँ पे मक्खन जो तो मक्खन हो गया। और क्रीम जो हो गया यह जल का तेल में परिक्षेपण का उदाहरण हो गया। अगला है इमल्शन के अस्थायित्व के लिए सामान्यतः एक तीसरा घटक जिसे पाइस कर्मक कहते हैं। अगर इमल्शन अस्थायी रहे तो अस्थायी रहे इसके लिए तीसरा घटक को मिलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाइसी कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाइसी कर्मक कहते हैं। अगला है इमल्शन के प्रकार। इमल्शन के लिए
प्रमुख पायसीकर्मक, देखिए इमल्सन के अस्थाई के लिए प्रमुख पायसीकर्मक, जो पायसीकर्मक यहाँ है वही पायसीकर्मक यहाँ है। पायसे प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर आदि हैं। मतलब कोई भी इमल्सन अगर अस्थाई रहे तो इसमें प्रोटीन मिला दीजिए, गोंद मिला दीजिए, प्राकृतिक या संश्लेषित बनावटी जो साबुन है उसको मिला दी, वह अस्थाई उसका बढ़ जाएगा। इमल्सन ब्राउनी गति आपको पढ़ाए थे, ब्राउनी गति क्या होता है। इमल्सन ब्राउनी गति ए तथा टिंडल प्रभाव दोनों प्रदर्शित करता है। इमल्सन ब्राउनी गति को ही प्रदर्शित करता है और टिंडल प्रभाव को ही प्रदर्शित करता है। अगला इमल्सन को गर्म कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए या अपकेंद्रण कर दे, मतलब वो दूध जो महने वाला होता है, जो दूध पहले रख कर उसको इस तरह उसके क्रीम निकाला, उसको अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगल करके अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता, उसको अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता। पहले जो होता था दही जमा लिया जाता था और दही को खूब उस पर पानी डाल के मिलाया जाता था, तो उसमें जो क्रीम जो था ऊपर आ जाता था और उसको बाहर निकाल लिया। तो ये क्या था, एक प्रकार का इमल्सन को आप जो है तोड़ रहे हैं द्रव और द्रव के बीच में। तो हमने इसमें इमल्सन पढ़ा। अगला क्लास हम लोग का क्लास 12 होगा, जिसमें हम स्टडी करेंगे हमारे चारों ओर कोलॉइड। आखिर हमारे चारों ओर जो कोलॉइड है वह क्या क्या है, तो हमारे चारों ओर कोलॉइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसी प्रकार चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे जो है जितना ज़्यादा सब्सक्राइब उतना इजी होगा, क्योंकि आप लोग को हम लाइव स्टडी करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।